स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज किन विषयों को मैं सुर्खियों से आगे मैं उठाऊंगा, जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि अमित शाह और भजन लाल की जो मुलाकात हुई है, यानी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जो मुलाकात हुई है, उसके मायने क्या है। इस पर मैं अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करूंगा। मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आ रहा था उसमें था, या तो किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बात हुई होगी, या मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर, और या फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। लेकिन इस टॉपिक के सिलेक्शन के कुछ ही देर बाद ये खबर आती है कि सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश कर दी है। इस्तीफा जो कि कई तरह का होता है, कभी दिया जाता है, कभी मांगा जाता है, कभी मजबूरीवश इस्तीफा देने की नौबत आती है, कभी सहर्ष इस्तीफा देने की नौबत आती है जब आगे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही हो। आखिर ये हुआ क्या है, इसे समझना जरूरी है। क्या चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। मेरे साथ सहयोगी राहुल अवस्थी और दीपक व्यास इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, इस्तीफे की पेशकश सीपी जोशी द्वारा, इसे किस तरह से देखा जाए? सूनर लेटर ये चीज़ होने वाली थी विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद में। जिस दिन भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद के लिए नामित हुए थे, ठीक उसी दिन ये लगने लगा था। राजस्थान में जो कास्ट इक्वेशन है, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही ब्राह्मण हो, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा ऐसा लग नहीं रहा था। आप इसको नैतिक जिम्मेदारी की तरह मत देखिए कि राजस्थान में बुरा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है लोकसभा चुनाव में, देखने को देखा जा सकता है, लेकिन ये उससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है। विषय बहुत ज़्यादा जातिगत है कि अब एक पद के ऊपर मतलब जो दोनों सुप्रीम पोस्ट्स हैं राजस्थान के अंदर, एक मुख्यमंत्री की और एक प्रदेश अध्यक्ष की, दोनों ब्राह्मणों के पास में रहे, ये थोड़ा सा मुश्किल था और इसे लेकर के कुछ ना कुछ होने वाला था। और ये भी तय था कि सीपी जोशी ये पोस्ट छोड़ेंगे, पर ये थोड़ा पहले भी सोचा जा रहा था कि जब मंत्रिमंडल बन रहा था केंद्र सरकार का, तब सीपी जोशी छोड़ करके किसी मंत्रालय में भेजे जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। ये थोड़ा सा लेट है, डिलेड है, पर इसके पीछे मैं जातिगत इक्वेशंस को ज़्यादा बड़ी वजह मानता हूँ। प्रदर्शन से इसे जोड़कर ना देखा जाए, परफॉर्मेंस से इसे जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखें। अगर हम लोग देखें एक एनालिस्ट के तौर पर, तो हमें ये दिखता है कि विधानसभा में 115 का प्रदर्शन ठीक ठाक प्रदर्शन कहा जाता है। ये कोई बहुत ब्रिलियंट, मतलब A+ ग्रेड का आपने प्रदर्शन कर दिया हो, वैसा नहीं था। उसके बाद लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि वो अधिकतर एक ही सीट और उसके आसपास ही सिमट कर रह गए। और दूसरा, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप कितना समय दे पा रहे हो पार्टी को, इन सारी चीजों में एक डिफरेंस नजर आता है। विधानसभा चुनाव आपने देखे, पूरे के पूरे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर लिए। लोकसभा चुनाव में उनको उस तरह का स्पेस मिला ही नहीं। 2023 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उनको एक फुल टेन्योर नहीं मिला था कि वो जाकर के अपनी पार्टी को या अपनी टीम को जिस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं वैसे बिल्डअप करें। वो उन्होंने कुछ किया भी हो, ऐसा दिखा था क्या? मुझे लगता है कि उनको उस तरीके से मौका मिला नहीं, पहली बार। और दूसरी बार जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया, तब ये ऊपर से ही आदेश था कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो अपनी सीट के ऊपर ही केंद्रित रहेंगे, वो अपनी सीट पर केंद्रित रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सीधे तरह से कोई सीपी जोशी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है लोकसभा चुनाव में हार के लिए, क्योंकि वो टैक्टिक्स बनाने वालों में भी नहीं थे। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज़ें दिल्ली से गवर्न हो रही थी। तो सीपी जोशी नैतिक रूप से बीजेपी के कमज़ोर प्रदर्शन के लिए खुद जिम्मेदार नहीं थे। हाँ, डाला तो जा सकता है बीजेपी के अंदर। ये तो परिपाटी रही है कि अगर, और ये बीजेपी की नहीं, कांग्रेस के अंदर भी रही है कि अगर कोई बेहतर प्रदर्शन करता है तो केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार होते हैं, या फिर निचले स्तर के नेता जिम्मेदार होते हैं, कह सकते हैं। लेकिन मुझे इसके अंदर जातिगत पॉइंट ज़्यादा दिखाई देता है। ओपनिंग पर लौटूं तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने पेशकश की, इसको देखने के 3-4 नजरिए हो सकते हैं। कि हो सकता है कि इनसे कहा गया हो कि सम्मानजनक स्थिति यही रहेगी कि आप पेशकश कर दें, क्योंकि आने वाले समय में इस साल के अंत तक वैसे भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होने थे। अच्छा, बीजेपी पहले भी हमने देखा है, अशोक परनामी के केस में हमने देखा है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, फिर बाद में इलेक्शन वाले प्रोसेस को 5-6 महीनों के बाद निपटाया जाता है, कार्यकारी के तौर पे बना दिया जाता है और फिर उसी को चुन लिया जाता है इलेक्शन में। तो ऐसा लग तो रहा था कि सीपी जोशी हट सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये पेशकश स्वीकार कर ली जाती है तो फिर अगला बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम, यदि आपको विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से टिकट बांटे गए थे और लगातार ये चर्चाएं भी थी कि बीजेपी का जो फोकस है अब की बार मूल ओबीसी की जातियों पर है और बीजेपी उन्हीं लोगों को ज़्यादा टिकट भी मतलब देने में यकीन रखती है। ऐसी बातें भी सामने आई थी लोकसभा चुनाव में जब टिकट बांटे गए थे। और उसके बाद से जब जो बात अभी राहुल ने कही कि विधानसभा चुनाव के बाद से सीपी जोशी को लेकर चल रहा था, क्योंकि आपने संगठन का
मुखिया तो आपका ब्राह्मण था ही, सत्ता का मुखिया भी आपने ब्राह्मण को बना दिया था, तो ऐसे में सीपी जोशी को रिप्लेस मतलब हटाना तो था ही और उनकी जगह किसी दूसरे को लेकर आना था। लेकिन चर्चा इस बात लेकिन दो दो चीजें थी ना, या तो उपचुनावों के बाद या उपचुनावों के पहले। कास्ट इक्वेशन उपचुनावों के पहले बताना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ये चर्चाएं जो थी ना मतलब सीपी जोशी को हटाने की, वो तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी कि आप दोनों सत्ता और संगठन दोनों के मुखिया को ब्राह्मण नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसका गलत मैसेज आपका वो जाएगा, क्योंकि आप 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आप मूल ओबीसी के किसी चेहरे को लेकर यहाँ पर आएंगे। अब उस समय तो बहुत तेजी से एक नाम चल रहा था, मैं नाम तो क्या लूँ, लेकिन वसुंधरा सरकार के दौर में वो मंत्री भी रहे हुए थे, इस बार वो शायद जहाँ तक मुझे जानकारी चुनाव हार गए। लेकिन एक नाम वो भी चल रहा था कि मूल ओबीसी से उस व्यक्ति को जोड़कर मतलब लाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ये तय है कि इस बार लाया कोई मूल ओबीसी जाति का ही प्रदेश अध्यक्ष जाएगा इस बार। लेकिन दो चीजें हैं, अब जैसे राज्यपाल का भी टेन्योर खत्म हो चुका है। अब ऐसे तो देखिए मैं आपकी बात बढ़ाऊँ, यदि यदि आप उस पर आ रहे हैं तो राजस्थान में ये व्हाट्सएप के मैसेज चल रहे थे, वायरल हो रहे थे कि राजस्थान में जैसे ही भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया कि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है, राजस्थान में जो मुख्य सचिव है वो ब्राह्मण है, राजस्थान में राज्यपाल ब्राह्मण है, और ऐसे बहुत सारे पदों का जिक्र कर दिया गया कि सबके सब ब्राह्मण है। ठीक है, तो ऐसे में जो जाति मतलब एक तरीके से जो जातिगत स्थिति है वो गड़बड़ा जाएगी, ये हो जाएगा, मतलब ये तमाम बातें आई थी। हाँ, समीकरण, जातिगत समीकरण गड़बड़ा जाएंगे, ये बातें हुई थी। तब से ही कयास लग रहे थे कि सीपी जोशी को उनके पद से जाना पड़ेगा, उनकी जगह कोई दूसरा आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी ये चर्चाएं थी, वो इसलिए भी थी कि सीपी जोशी को खुद को चुनावी मैदान में चित्तौड़गढ़ से उतरना है, तो क्या वो पूरे राजस्थान की बाकी 24 सीटों पर एक तरीके से ध्यान दे पाएंगे। लेकिन पार्टी ने उस समय उनको नहीं चेंज किया। लेकिन अब इस तरीके की चर्चाएं कि अब ये फैसला जो होना है, जो जल्दी कुछ दिन में हो जाएगा। चर्चाएं तो ये भी कि अभी मतलब उनको कहा गया है कि पेशकश कर दो। हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जोशी बिना कहे आउट ऑफ किरोड़ीलाल मीणा नहीं है। हाँ, आउट ऑफ द ब्लू वो अचानक बोलने लग जाए कि मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूँ बिना पानी के हिले, ये संभव नहीं है। ज़रूर दिल्ली में कल जो मेल मुलाकातों का दौर चला उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है कि ये बात सामने आई है। सुनने में तो ये भी आया है कि शायद राजेंद्र राठौड़ भी एचएम से मिले हैं, सुनने में आया है। हालांकि उसके क्या मायने हो सकते हैं वो कंफर्मेशन के बाद राजेंद्र पूछूंगा। राठौड़ तो बहुत पहले भी चूरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कह चुके हैं कि मैं तो इस दौड़ में नहीं हूँ और किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारियां कुछ भी देनी है वो दी जाए, हम बैठकर पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसी चर्चाएं कि घनश्याम तिवाड़ी और राजेंद्र राठौड़ एक साथ मिले। हालांकि उस पर कंफर्मेशन आने के बाद मैं उस पर मायने पे जाऊंगा। 2 से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करके आए हैं। लेकिन अपने जवाब के एक पोर्शन में कहा था राहुल कि आपको नहीं लगता कि रणनीतियां यहाँ बनी, सब कुछ थाली पे सजा के दिया गया कि आपको इस पर चलना है। एक बयान जो कि आरएसएस प्रमुख का आया है, मोहन भागवत का, शनिवार को उन्होंने कार्यक्रम में कहा था, लेकिन मंडे और ट्यूसडे को खूब धमाल मचाया हुआ था इस बयान ने। उनके जो सेंटेंस था मैं उसको एज इट इज़ बता रहा हूँ। राक्षसों की मूर्तियों में दर्शाया जाता है कि वे किसी भी चीज़ को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेते हैं। राक्षसों की प्रवृत्ति हर चीज़ को अपने हाथ में रखने की होती है। मोहन भागवत रैंडम सेंटेंसेस नहीं उछालते हैं, वो भी ऐसी कंडीशंस के बीच में जब आरएसएस और बीजेपी के बीच में टिफ है, ये माना जा रहा है। और पहली टिफ, जो पहला बड़ा रीजन है उस टिफ का, वो यही है कि अपने मन से फैसले ले लेते हो, प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कस भी नहीं करते हो, किसको सीएम बनाना है वो भी तय कर लेते हो, तो फिर हमारा योगदान क्या है? यही टिफ का पहला कंडीशन माना जा रहा था। तो क्या ये स्टेटमेंट कोई पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहा है? ये तो विरोधी ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वो संगठन जो ये कह रहा है वो सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है क्या, है ना? हाँ, ये डिफरेंसेस हैं, ये बात साफ है। अब ये सारी बातें छायावाद में कही गई हैं, वो राक्षस किसको बताना चाहते हैं ये सोचने वाली बात है। हालांकि सब अपने अपने नज़रिए से इसको अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी बीजेपी के व्यक्ति से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि उनका ये जो सेंटेंस था ये मैंने करी है, मैंने की है बात, मैं बताऊंगा क्या। अब वो बीजेपी के किस धड़े के व्यक्ति हैं? ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ भी बोल देंगे, ऑन रिकॉर्ड जब आप पूछेंगे तो कहेंगे तो ये तो राहुल गांधी के लिए कहा है ना? ऑफ द रिकॉर्ड हो सकता है सबकी अपने अपने वजहें हों, वजूहतें हों बात को कहने की, और जैसे ही वो आप ऑन रिकॉर्ड पूछेंगे तो जरूर सीधे बॉल कांग्रेस के पाले में डाल देंगे। हाँ, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये बीजेपी के लिए आत्म समीक्षा के विषय हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि आए बाय साए कोई स्टेटमेंट नहीं बोले जाते हैं। निशाना तो लगाया गया है, वो ऐसा महसूस हो रहा है। और जैसे वो था ना कि हैरी पॉटर की मूवी वन हु शुड नॉट बी नेम्ड, तो अभी अगर उनका नाम न लिया जाए
तो भी मोटे तौर पे समझ सब रहे हैं कि ये किसके लिए बोला गया होगा। आप राक्षस को वोल्डेमॉर्ट बोल रहे हैं और ये वोल्डेमॉर्ट राक्षस था। वोल्डेमॉर्ट राक्षस था, लेकिन आप वोल्डेमॉर्ट किसको बोल रहे हैं आप ये लोग अपने अपने हिसाब से निकालेंगे, वही मैंने कहा। लेकिन मोटे तौर पे ऐसा लगता है कि शायद निशाना एक ही जगह लगाया गया है, एक ही पर्सन पे लगाया गया है। और इस तरह के स्टेटमेंट्स आने के पीछे मुझे लगता है कि जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट आया था वो एक बड़ा रीजन है कि जब बिन बिठाए मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकोगे तो हम इंतजार करेंगे कि शायद निकला या नहीं निकला, लेकिन उसके बाद फिर हम बताएंगे, है ना दीपक? बिल्कुल। और आप जिस मतलब जिनके बयान की बात करें, शायद उनके पद को लेकर ये पूरी चर्चा हो भी सकती है, क्योंकि आपके और हमारे सोर्स ने एक साथ ही मिलकर ये बताया भी था कि अब एक कुछ नए चेहरे ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो कि लगातार लोहा ले सकें। याद होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि ये सटीक बैठता हो ये बयान। कर ली जाए क्या उस टॉपिक पर भी बात कर बिल्कुल ली कर ली जाएगी? जाएगी। एक बात बताइए, चलिए ठीक है। हम सुर्खियों के बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे। अभी समझना मेरी बात को, मैं बताता हूँ कैसे। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, साथ ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बहुत से नाम थे जो दौड़ में चल रहे हैं। एकाएक एक नाम सामने आता है कि ऐसा कोई चेहरा जो स्टैंड ले सके। उन चेहरों में शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, राजस्थान से वसुंधरा राजे का नाम आता है, जिनको ये माना जा रहा है कि जो दौड़ चल रही है उसमें अब ये नाम भी एंट्री ले चुका है ना? मोटे तौर पे यही स्थिति थी। एक तो और प्रदेश तीसरा- अध्यक्ष और तीसरा- राष्ट्रीय तीसरा एक अध्यक्ष और उसको नाम मैंने था। खा लिया है। अच्छा, आपने आप बोल दो। मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए। अच्छा, नहीं, मैं एक्चुअली मैंने खा लिया है, वो हजम हो गया, मुझे भी याद नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर देखिए बात ये थी कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का बयान सामने आया, जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद में आरएसएस काफ़ी खफा है, खास तौर पे मौजूदा पार्टी के नेतृत्व से, कि इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया, आरएसएस की अहमियत को बुला दिया गया और ये तमाम चीज़ों को लेकर नाराज़गी काफ़ी जगजाहिर हो चुकी है अब। तो ऐसे में अब ये चर्चाएं चल रही है कि जो सत्ता का, सरकार का यस मैन ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति को मौका यहाँ पर दिया जाए अध्यक्ष के तौर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, जो संघ की पृष्ठभूमि से भी आता हो, जो संघ के कहने पर भी, इशारों को भी समझता हो और वो संघ और सरकार के बीच में सेतु का काम भी कर सके। ऐसी किसी शख्सियत को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो लोहा भी ले सके, लगातार सामने भी आ सके। और इसी को लेकर ये 3 नाम सामने आए थे। 3 में से 2 नाम हमें शायद याद है। वसुंधरा राजे का नाम राजस्थान से, उनको लगता है कि बीजेपी के कुछ लोगों को लगता है जो संघ से भी जुड़े हुए हैं, जो करीबी, उन लोगों को लगता है कि वसुंधरा राजे एक बेहतर नाम हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान को उनका मंत्री पद छुड़वा कर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, एक नाम वो भी हो सकता और प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई नाम उछाला है यहाँ पर। देखिए, प्रभुलाल सैनी का जो नाम है ना, वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है बीजेपी के भीतर, ठीक है। और ये आज मैं, अभी हमारे एक सहयोगी है राकेश जी, मैंने उनको ये थोड़ी देर पहले बताया भी था और उसके बाद में कुछ चैनलों ने उनका नाम ब्रेक भी किया। आज प्रभुलाल सैनी का नाम काफ़ी चर्चाओं में है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वसुंधरा राजे के दौर में मंत्री रह चुके हैं, हालांकि इस बार चुनाव हार गए। प्रबलता के साथ उनका नाम चल रहा है कि शायद उन्हें, मूल ओबीसी से वो आते हैं, माली समाज से आते हैं और ऐसे में उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक बड़ा नाम के तौर पर उनका नाम सामने है। उसके अलावा बाकी तो बहुत सारे नाम है। अलका गुजर का नाम भी चर्चाओं में कि हो सकता है कि उनको मौका दे दिया जाए, क्योंकि पार्टी की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं। इसके अलावा राजेंद्र गहलोत का नाम भी कुछ चर्चाओं में है। ऐसे बहुत सारे नाम है ऐसे तो होने को, लेकिन ये 1-2 नाम है जो बड़े उसमें है। एक टॉपिक और, जो जब वसुंधरा राजे का नाम मैंने लिया, मैंने उस समय क्रॉस नहीं किया था। हालांकि मेरा मन बहुत था कि मैं क्रॉस करूं उस शख्स को जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी और जिन्होंने हमें वो 3 नाम बताए, जिनमें से 2 मुझे याद हैं, कभी याद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि वसुंधरा राजे ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि अगर उनके दिमाग में आ गया ना तो आरएसएस की भी नहीं मानेंगी। तीसरा नाम मुझे याद आ गया, संजय जोशी वो तीसरा नाम है। हाँ, ओके। मैंने कहा वसुंधरा राजे एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर दिमाग में आ गया ना तो फिर वो आरएसएस की भी नहीं सुनेगी। ये रिस्क होगा आरएसएस के लिए उस नाम को आगे बढ़ाना। ये आप जो बात कर रहे हो भविष्य की कर रहे हैं और संभावनाओं की कर रहे हैं। दीपक को अच्छी तरह से याद है, यही भारतीय भवन था, यही संघ के नेता हुआ करते थे और यही वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और यही राय जो आज नागपुर राय रख रहा है दिल्ली के लिए, वही राय यही भारतीय भवन उस वक्त मुख्यमंत्री आवास के लिए रखा करता था। समय का फेर है, चक्का घूमा है। जो व्यक्ति लीडरशिप में होता है वो वहाँ एक अलग पोजीशन पे होता है। संघ का मुझे लगता है कि अब बिल्कुल ओपन स्टांस है, पहले ये होता नहीं था। ओपन स्टांस है कि साहब चलना हमारी तरह, हम जैसे कहेंगे वैसे पड़ेगा। पर जो व्यक्ति सत्ता में होता है या पावर में होता है, उसको कई सारी चीज़ें और कई दूसरी चीज़ें साधनी पड़ती हैं। वो, और दूसरी बात ये भी होती है कि एक अहम की भावना भी आती है और वो स्वाभाविक संघ इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि लोहे को लोहा काटता है।
कुल मिलाकर मैं अगर कहूँ तो। संघ इस बात को जानता है नहीं, हाँ आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वक्त और परिस्थितियां बदलने के बाद में अगर किसी को कोई दूसरा व्यक्ति सूट करने लगा है जो पहले उनको सूट नहीं करता था, यानी सब एक दूसरे के साथ मिलकर के संभावनाएं खोज रहे हैं। आप ये चीज समझिए कि इस गेम ऑफ थ्रोन्स में, है ना, इस गेम ऑफ थ्रोन्स में बीजेपी की टॉप लीडरशिप बाहरी लोगों से तो लड़ी रही है, वो अंदर अपनी वैचारिक लड़ाई के भीतर एक अलग स्मॉल काउंसिल लड़ाई लड़ रही है, वो भी उनके लिए चिंता का। इसीलिए जेपी नड्डा के आरएसएस वाले बयान को और किसी लीडर ने टोक किया ही नहीं, है ना। दीपक क्या जोड़ रहे थे? मैं ये जोड़ रहा था कि अभी राहुल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, राजनीति के अंदर दोस्ती दुश्मनी बनती बिगड़ती रहती है, ठीक है। जिन वसुंधरा जी का जिक्र हो रहा था, आपको भी याद होगा और आपको भी याद होगा, बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष आया करते थे, वसुंधरा जी का पहला कार्यकाल था, डॉक्टर महेश शर्मा उनका नाम हुआ करता था। और उस दौर में उन्होंने आखिर संगठन होता क्या है वो दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेना शुरू कर दिया था और इससे सरकार बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुकी थी। खुद उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री तनाव में आ चुकी थी। बाद में जाकर वो जिस तरीके से अदावतें थी वो दोस्ती में भी बदली थी, बाद में बहुत मिलजुल कर सरकार और संगठन जो वो एक भी हो गए थे। कुछ लोगों ने बहुत बड़ी, जयपुर के बड़े घराने जो थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी उसके अंदर निभाई थी, नाम लेना ठीक नहीं होगा। उन्होंने उनके महेश शर्मा के कुछ लोगों को फ़ोन भी किए थे। खैर वो कुछ हुआ। वसुंधरा राजे को मैंने भारतीय भवन जाते हुए भी देखा है, जब आरएसएस के जो क्षेत्रीय प्रचारक या उनसे जुड़े हुए लोग जब नाराज हो जाते थे तो उसके बाद में मैंने वसुंधरा राजे को वहाँ जाकर कई घंटों तक बैठे हुए भी देखा है। तो वो और भी अपने आप में बहुत चर्चाओं में रहा था। यदि संघ चाहे तो बीजेपी को वाकई में कई बार घुटने टिकाने पर मजबूर भी कर देता है। इस टॉपिक पे बहुत लंबा रह गए हम। कुछ खबरें छूट गई, जैसे वन स्टेट वन इलेक्शन बिल्कुल आने की तैयारी में राजस्थान सरकार। अगले महीने विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, ये जानकारी मुझे मिल रही है। हो सकता है किसी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी अब आपको ये सुनने को मिले। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि NSUI ने आज इस तरह से ताजपोशी का कार्यक्रम रखा, फंक्शन रखा, उसमें सचिन पायलट ने जब कहा कि नौजवानों को अपना रास्ता ढूंढना होगा, नौजवानों को आगे आना चाहिए, इस पूरे उसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि वो गहलोत की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि भूतकाल की तो वहाँ बात ही नहीं हुई है। एक छोटा सा फोटो ही वहाँ पर नज़र आया है। अमेरिका ने भारत के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने लोगों को ये कहा है कि अगर भारत घूमने जा रहे हो तो आतंकवाद के चलते जम्मू और कश्मीर की यात्रा न करो, भारत पाक बॉर्डर के 10 किलोमीटर के आसपास यात्रा से बचें, मध्य और पूर्वी भारत से भी बचने की सलाह दी गई है। मुझे लगता है इस अमेरिका वाले एंगल को एक बार पकड़ना चाहिए। ये आउट ऑफ टर्न जाकर एडवाइजरी जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जब इन मैटर्स पर देश ये महसूस कर रहा है कि चीजें सुधर रही हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में, अब मध्य भारत को क्यों अमेरिका को पता नहीं कौन सा इनपुट मिला है, मैं नहीं कह सकता। या तो आम दिनों में जो सुर्खियां बन रही हैं कि इस तरह के मेल आए, धमकी भरे मेल आए, उसको ज्यादा सीरियस ले लिया गया, पता नहीं। लेकिन इस एडवाइजरी के जरिए आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। एक दूसरी तरफ मैं और आपको लेकर के जाता हूँ डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे। एक तरफ एडवाइजरी जारी की गई और दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक मोटा अमाउंट सैंक्शन किया गया है मिलियंस में, जो पाकिस्तान चाहता था। एक तरफ आप पाकिस्तान को पैसा देते हैं और वही पैसा पाकिस्तान कहाँ लगाता है ये जग जाहिर है, और वही जब पैसा लग करके कोई डिस्टर्बेंस पैदा होता है इंडिया में, तब आप उसे लेकर के एक एडवाइजरी जारी करते हैं। यानी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, और अंटा किसका? सैम अंकल का, है ना। ये परिस्थिति यूएसए के साथ में, और मैं इसे एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर मानता हूँ इंडिया के केस के अंदर कि इफ एशिया पैसिफिक अगर आप बात करने लग जाते हैं इंडो पैसिफिक से, और उसके बाद में अगर कोई चाइना को काउंटर करने के लिए आपके पास एक रीजनल स्ट्रेंथ है तो वो इंडिया है। इंडिया के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। आप उस इंडिया के आसपास भी उस तरीके से नहीं रह पाते या उनको अब पास में निकल। हाँ, लेकिन ऐसा होना था। ऐसा होने के पीछे का कारण ये था कि रशिया की एक विजिट हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और उसके बाद में एक कहना चाहिए यूएस के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके भीतर एक डर पैदा हुआ कि दोनों के बीच में प्रेम हो रहा है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ इनपुट देता हूँ, जो इंजन तेजस के अंदर लगने वाले हैं, जो जीई के थे, जो आने वाले थे यूएसए से, उसको लेकर के अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है यूएस के। हो सकता है कि ये शिफ्ट कर जाए रशिया के पास में, और रशिया वो इंजन्स देने के लिए तैयार है क्योंकि उनकी सप्लाई चेन बाधित हो रही है। वो कह रहे हैं हम इंडिया में इसकी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, आप यहाँ पे एक अलग से असेंबली लाइन बनाइए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं
जियो पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये उसका एक पार्ट है कि इंडिया को दबाव में लाइटर नोट पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस एडवाइजरी के बाद जो बाइडन की हिम्मत खुली और वो बाहर आ गए। लाइटर नोट पर कह रहा हूं मैं। बहरहाल ये तमाम जो खबरें होती हैं ना, इनसे जुड़ी बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर आती हैं, कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ सच होती हैं, उनके पीछे जाने का कोई सेंस नहीं होता। और इस बात को मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आज समझाने वाला हूं। दिन में हम लोग इस पर खूब हंसे हैं, राहुल भी हंसे हैं, दीपक भी हंसे हैं। ये दरअसल एक है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। ये तहरीक पाकिस्तान के लेटर हेड के हिसाब से बताया जा रहा है। अब इसमें जो कहा गया है, खासकर ये जो रेड लाइन की गई है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी हास्यास्पद सी बात लिखी हुई है। उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई 2023 में, जिसमें ये शर्त रखी गई, इमरान खान ने मध्यस्थता समझौते में 2 नंबर पर शर्त लिखवाई कि हिरासत में रेप ना किया जाए क्योंकि बवासीर है। अब देखिए, ये अफवाह है, पूरी तरह से फेक नज़र आती है। दीपक ने मुंह भी छुपा लिया है, लेकिन ये पूरी तरह से फेक नजर आती है। उसका रीजन भी मैं बताता हूं। मैंने गूगल पे सर्च किया दीपक, तहरीक पाकिस्तान के लेटर हेड को। मैंने उसमें पाक 1 और पाक 2 करके सेव किया हुआ है। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे, आप अगर डबल क्लिक करेंगे कि लेटर हेड वो नहीं है जो कि इस वायरल वाले में नजर आ रहा है। ये देखिए आप, इस तरह का लेटर हेड नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर हेड है, ऑफिशियल लेटर हेड है। झंडा वही है, कागज का मजमून भी उसी तरह का है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें नजर आ रही हैं, जिससे ये पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी पार्टी के लेटर हेड पर यूएस का एम्बेसडर साइन क्यों करेगा? अगर कोई संधि हुई है तो स्टाम्प पर होगी वो। लेकिन संधि है किस बात की, आप ये देखिए। संधि इस बात की है कि कोई जुर्म कारित नहीं किया जाएगा। अरे भाई, जुर्म तो वैसा ही नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो तो होना चाहिए ही नहीं। और ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। कोई अपराध ना किया जाए उसे लेके हस्ताक्षर हो, क्या मजाकिया बात है साहब। एक बार उधर घुमा के दिखा दो, दीपक चले गए, वो दिखाना बहुत जरूरी है। बहरहाल वापस इस तरफ आ जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन आएंगी, उन्हें सीरियस न लें। जैसे फैक्ट चेक करने की कोशिश हमने की, आप भी करें, क्योंकि सुर्खियां जिस तरह की बन रही हैं वो अपने साथ बहुत सी अफवाहों को जन्म दे सकती हैं। इसलिए ये फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।